morning, students. So today we have to start with a new topic, a new chapter called periodic classification of elements, basically involving periodic table and different trends of different properties. Now, before continuing with the latest table, in today's class, we have to first of all see the historical attempts, what exactly went behind, what attempts were made by scientists earlier, so that we are able to reach the latest periodic table which we use nowadays. Now, first of all, the first question which comes to our mind, which always should strike in our mind, is what is the need for classification? हमें एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज करने की जरूरत है ही क्यों? व्हाट इज द नीड फॉर दैट? नाउ सबसे पहले बेटा, in 2020 till now 118 elements known. अभी तक 118 elements are known to us. Scientists are able to discover elements up to 118. So very large number of elements. Now इन एलिमेंट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली स्टडी करें, हर एक एलिमेंट को अलग से स्टडी करें, फिर उनके बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे, उनको भी अलग से स्टडी करें, सो इट कीप्स एंड बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट. इतने सारे एलिमेंट्स, उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज, उनको अलग से याद करना, उनको यूज करना, इट इज नॉट एन ईजी टास्क. करा जा सकता है, कोई बहुत ही शार्प माइंड पर्सन होगा वो कर भी लेगा, बट उसके लिए भी इट विल नॉट बी एन इजी टास्क. तो सबसे पहला जो रीजन है, हम क्लासिफिकेशन इसीलिए किया करते हैं. द रीजन वन इज दिस इज डन टू सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स which helps to ease out the problem, of study of large number of elements and their compounds individually. अगर मैं सभी एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी को, है ना, ईज आउट करना चाहता हूं, थोड़ा आसान बनाना चाहता हूं, तो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स जरूरी है. हम एलिमेंट्स को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे ताकि उनकी स्टडी इजी हो सके, उनको आराम से याद किया जा सके, उनको एनालाइज आराम से किया जा सके. तो सबसे पहला रीजन जब भी हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हैज टू बी दिस. क्या मेन बात क्या है? ईज आउट स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. क्योंकि एलिमेंट्स का नंबर इतना ज्यादा है, उनकी स्टडी को इजी बनाना सबसे पहला टारगेट है किसका? क्लासिफिकेशन का. Now besides that, और इससे बेनिफिट क्या मिलता है? ऑल्सो इसके अलावा और भी बेनिफिट मिलता है जी. वो क्या? जब आप किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हो, तो जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके पीछे के जो भी लॉजिक्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है. दैट मीन्स टू rationalize the chemical facts known. To rationalize the chemical facts known, that is to understand logics behind properties. जब हम उनको स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जब उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में बना लेंगे, तो उनके ट्रेंड्स के थ्रू हम डिसाइफर कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी का लॉजिक क्या रहा होगा. सो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसका?
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू सम सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, उससे हम ये बेनिफिट उठा सकते हैं। एक ईज आउट कर सकते हैं स्टडी को, दूसरा रैशनलाइज कर सकते हैं केमिकल फैक्ट्स को। बेटा रैशनलाइज करने का मतलब ये है ना जी, लॉजिक्स, अंडरस्टैंडिंग लॉजिक्स को हम बोल रहे हैं जी क्या, रैशनलाइज करना। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो गया या रीजन हो गया किसका, नीड फॉर क्लासिफिकेशन का। सो पहला रीजन मैंने आपको ये दे दिया, सेकंड रीजन मैंने आपको ये दे दिया, थर्ड मैं एक रीजन और बता सकता हूं जी, वो क्या, तीसरा रीजन आई कैन ऑल्सो टेल, दिस इज टू हेल्प इन प्रिडिक्शन of properties of certain elements, to help in prediction of properties of certain elements। जिन एलिमेंट्स को हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हो सकता है हमें उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज पता हो, नोन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर जब हम उनको बाकी एलिमेंट्स के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन से हमें आइडिया लग जाएगा कि उनकी और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो अभी तक हमें नहीं पता। सो अब मैं कह सकता हूं ये तीन एडवांटेजेस हैं या तीन रीजंस हैं so that we need what, classification of elements। First is ease out study of large number of elements, one. Second is rationalize, that is to understand logics, two. Third is predicting properties। So इन तीनों reasons के लिए हम elements को क्या करते हैं, classify करते हैं। करते 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 अब जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन वी यूज इज दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आपने क्लास 10th के अंदर सुना हुआ है। बट उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने से पहले many scientists tried in their own ways to find some method by which this study could be made simpler। तो वो क्या हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स थे, क्या अटेम्प्ट्स थे जिनके होने के बाद मॉडर्न टेबल बना, उनको हम बोल रहे हैं जी क्या, जेनेसिस। जेनेसिस मींस अटेम्प्ट्स लीडिंग टू मॉडर्न टेबल, मॉडर्न टेबल तक पहुंचने से पहले की अटेम्प्ट्स। अगर मैं हिस्टोरिकल सीक्वेंस के अंदर इन अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मैंने अभी पहली 3 या 4 अटेम्प्ट्स, ये फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ दीज अटेम्प्ट्स मैंने मेंशन की हुई है सीक्वेंस के अंदर। एक बार जस्ट नाम बता रहा हूं जी, फिर एक एक अटेम्प्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या थी वो। तो सबसे पहले लेवियोसियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन दी थी कि एलिमेंट्स जो है मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं। दिस वाज इन द लेट व्हाट 18th सेंचुरी, ठीक है जी। सो 1789 के अंदर लेवोसियर ने स्टार्ट करना शुरू किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उस टाइम पे बेटा एलिमेंट्स डिस्कवर्ड ही बहुत थोड़े से थे, ठीक है, लेस देन 50 एलिमेंट्स वर नोन। आज तो हमें 118 एलिमेंट्स पता है, लेकिन 1789 की अगर मैं बात करूं उस टाइम इनफैक्ट अराउंड 30 एलिमेंट्स वर नॉन टू देम। उन 30 एलिमेंट्स को उन्होंने ब्रॉडली क्लासिफाई करने की कोशिश करी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फिर 1789 में जो भी लेवोसियर ने किया उसको आगे क्लासिफिकेशन प्रॉपर स्टार्ट करनी शुरू करी। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉब्रेनायर। डॉब्रेनायर ने क्या करा, डॉब्रेनायर ने 1829 में ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3। चलो मैं बारी बारी से डिटेल में भी बात कर लेता हूँ, चलते हुए चलते हैं जी ऐसे ही। तो सबसे पहले लेवोसियर की बात करते हैं। लेवोसियर ने क्या बोला, कह रहे तो और तो कुछ नहीं पता, लेकिन ब्रॉडली एलिमेंट्स को वी कैन क्लासिफाई देम एज व्हाट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही बेसिक डिफरेंस अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम बताएं तो क्या है, अगर हमारे पास एलिमेंट है तो या तो वो एलिमेंट मेटल होगा या वो नॉन मेटल होगा। जब उस टाइम एलिमेंट्स नोन थे तो बस 2 ही तरह के थे, या मेटल्स या नॉन मेटल्स। प्रेजेंटली वी आल्सो नो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स which are in between them which are also called as metalloids, है ना जी। बट metalloids बहुत थोड़े हैं। majority elements are either classified as metals or non metals। तो सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में वो आपको पता होगा क्या। मेटल्स जो होते हैं वो बेटा, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, मेटल्स जो होते हैं फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस बनते हैं। दैट मींस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको बोलते हैं जो जल्दी से पॉजिटिव आयन बनना चाहे, और पॉजिटिव आयन बनने के लिए उसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। सो ऐसे एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी
to lose electrons easily, that means they are of electropositive nature, are called as metals. And what about non-metals? Exactly opposite. Elements which have tendency to gain electrons so that they easily become negative ions are called electronegative elements and hence called non-metals. Non-metals electrons gain करना चाहते हैं, metals electrons lose करना चाहते हैं. ये तो हो गया उनकी केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस मेजर वाला. अगर ऐसे ही मैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेन डिफरेंस बताऊं तो क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मेटल्स की मेन दिमाग में सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज आती हैं वो ये आती हैं जी, क्या? malleability and ductility and good conductor of electricity. What do you mean by the word malleable and ductile? When elements can be beaten into sheets, है ना जी? अगर उनकी sheets बना सकें पतली पतली, they are called as malleable. And if they can be drawn into wires, they are called ductile. And if they can pass electricity, they are called good conductors. तो ये physical properties हैं किसकी? Metals की. Exactly इसके उल्टे होते हैं क्या? Non-metals. अगर मैं non-metals की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एग्जैक्टली इससे उल्टा, नीचे से ऊपर चलता हूं जी. इन्होंने बोला जी malleable, ductile, good conductors. कौन metals? Non-metals are normally brittle. Neither malleable nor ductile, they are brittle. Brittle क्या होता है? Malleable क्या बताया? Which can be converted to sheets is called as malleable. Which can be converted to wires is called as ductile. Which cannot be converted to sheets or wires is neither malleable nor ductile. Brittle का मतलब होता है which can broken down easily into powder form. That is called as brittle. तो जो non metals हैं वो brittle होते हैं और poor conductors होते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहला डिफरेंस एलिमेंट्स जो malleable, ductile, good conductors थे, लेवोसियर ने उनको metals बोल दिया. जो brittle और poor conductors थे, non metals का नाम उसको लेवोसियर ने दे दिया. सिंपल. अच्छा, इसके अलावा हमने बोला जी जो मेटल्स हैं दे आर यूजुअली सॉलिड्स, ओके, विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एंड व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? दे आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस. They are usually solids or gases with low melting point, boiling point. See, listen here. जो metals हैं उनका melting and boiling point high होता है. जो non metals हैं relatively उनका melting and boiling point low होता है. अब हमने यहाँ पे कुछ exceptions लिखी हुई हैं कि देखो जी metals normally तो solid होते हैं, है ना? जो metals होते हैं वो normally solid होते हैं, पर उसकी एक्सेप्शन है कुछ. क्या? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो है वो क्या है? लिक्विड है. इसके अलावा हमने बोला जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं. इसकी भी एक्सेप्शन है. ये दो सॉलिड होने की एक्सेप्शन मर्क्यूरी है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने की एक्सेप्शन सीजियम एंड गैलियम है. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो है. सिमिलरली दिस साइड हमने बोला कि जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस. इसकी भी एक्सेप्शन है. इसकी एक्सेप्शन क्या है जी? एक तो ब्रोमीन. ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है वो नॉन मेटल, बट वो ना सॉलिड है ना गैस है, वो लिक्विड होता है. अच्छा, फिर हमने बोला कि जो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो हैं. किसके? नॉन मेटल्स के. इसकी भी एक्सेप्शन है. वो क्या? बोरोन, कार्बन. है तो ये सॉलिड्स, बट ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं. हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली तो मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल से ज्यादा होता है और जनरली मेटल्स सिर्फ सॉलिड स्टेट में होते हैं. नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता है, बट वो सॉलिड स्टेट में भी देखे गए हैं और गैस नेचर में भी देखे गए हैं. हाँ, लिक्विड बहुत कम एलिमेंट्स हैं जी. यहाँ पे मैंने बोला मर्क्यूरी, यहाँ मैंने बोल दिया कौन? ब्रोमीन. ठीक है जी, क्लियर है जी बात. चलो, ये मेन डिफरेंस था. अगर आप नोटिस करो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हम जाके आगे देखेंगे, या अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, more than 78% of known elements are metals. मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से ज्यादा नंबर किसका है? मेटल्स का है. खैर, सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन थी लेवोसियर ने की थी 1789 में ही कर दी थी कि एलिमेंट्स को या तो आप मेटल्स बोल दो या नॉन मेटल्स बोल दो. ठीक है ना जी. जो मेटल्स हैं, अगर हमें पता लग गया कि मेटल है, सपोज को मुझे पता लग गया कि कोई चीज है जो ऐसा एलिमेंट है जो मेलिएबल है, तो मैंने उसको बोल दिया मेटल है. तो साथ ही मुझे ये भी प्रेडिक्ट करने को मिल गया क्या कि वो पॉजिटिव आयन बनाएगा या नेगेटिव आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन. तो
एक चीज हमें पहले से पता थी, उससे हमने उसको इस कैटेगरी में क्लासिफाई करा। इस कैटेगरी में क्लासिफाई करते ही हम उसकी और प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन। क्लियर है जी? तो सबसे पहली बेसिक क्लासिफिकेशन थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। देन मूविंग ऑन, फिर आए डॉबरनेयर ट्रायड्स पे। 1829 में डॉबरनेयर ट्रायड्स, डॉबरनेयर वाज अ जर्मन, आपको बता दूं जी, जर्मन केमिस्ट। ठीक है, जो डॉबरनेयर थे वो एक जर्मन केमिस्ट थे। डॉबरनेयर वाज जर्मन केमिस्ट। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रायड्स बनाए। क्या करे? ट्रायड्स वर्ड का मतलब क्या है जी? ट्रायड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ थ्री। ट्रायड्स वर्ड का मीनिंग क्या है जी? ग्रुप ऑफ थ्री। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। बेटा मैं ऊपर नीड फॉर क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट्स रब कर रहा हूं, थोड़ा नीट हो जाएगा हमारा बोर्ड। तो जो ट्रायड्स थे वो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सिमिलर थी, उसके उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। उस तीन के ग्रुप को बोल दिया ट्रायड। और उसने क्या नोटिस करा, चेक करते हैं जी। जैसे उसने ये ट्रायड्स बनाए, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्रायड बना दिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक ट्रायड बना दिया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का एक ट्रायड बना दिया। तो उसने एक लॉ ऑफ ट्रायड्स दे दिया। उसने क्या दे दिया? एक लॉ ऑफ ट्रायड्स। उसने एक लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। उसने क्या कहा? लॉ ऑफ ट्रायड्स के अंदर उसने बोला, ठीक है जी, एलिमेंट हैविंग atomic mass almost average of other two elements, ठीक है जी, will have properties in between the two, properties in between the two। तो उसने ऐसे बोल दिया, लॉ ऑफ ट्रायड्स के अंदर उसने सिर्फ ये बताया कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ऑलमोस्ट एवरेज है मिडिल एलिमेंट का। ठीक है जी, ऐसे बोलते हैं जी, मिडिल एलिमेंट। ठीक है, जो मिडिल एलिमेंट है हैविंग, उसने तीन तीन के ग्रुप बनाए, उसमें जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का ऑलमोस्ट एवरेज होगा, और उस मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी बाकी दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच में लाई करेंगी। ऐसा उसने बोला लॉ ऑफ ट्रायड्स को। एक बार चेक कर लो जी, ये तीन एग्जांपल्स दिए लॉ ऑफ ट्रायड्स के, हेल्प करना जी मेरी। आप मुझे बता सकते हो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूं जी, लिथियम का कितना होता है? 7। पोटेशियम का एनी आइडिया कितना होता है? 39। तो अगर मैं इन दोनों की एवरेज करूं, एवरेज कैसे आएगा? 7 प्लस 39 विच टोटल बिकम्स 46। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 23, एंड बाय चांस वी नो atomic mass of sodium is 23। so clearly ये जो हम लॉ ऑफ ट्रायड्स बोल रहे थे ये सही हो गया जी। ये पहला ट्रायड बन गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जिसमें सोडियम जो है मेरा मिडिल एलिमेंट है, और इस मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज है। अच्छा, हमने ये नहीं कहा कि हमेशा एवरेज आएगा, हमने कहा ऑलमोस्ट एवरेज। चेक करते हैं जी, चलो हेल्प करो। क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने याद किया हुआ है 35.5। आयोडीन का एटॉमिक मास याद करा हुआ है 127। ठीक है जी, अगर मैं इन दोनों की एवरेज करूं, पहले तो 127 प्लस 35.5 हुआ कितना? 127 प्लस 30 इज 157 प्लस 157 162.5। 162.5 का हाफ होता है 81.25। अब जो ब्रोमीन का एक्चुअल एटॉमिक मास है वो एग्जैक्ट एवरेज तो नहीं है इन दोनों की, यानी वो 81.25 नहीं है, बट वो 80 है, ऑलमोस्ट एवरेज के पास है जी। तो ये हमारा दूसरा ट्रायड बन गया जी। तो आप देख सकते हो जी, इसमें ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास 80 है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज 81.25 के नियर है, ऑलमोस्ट एवरेज है। आगे आ जाओ, ये भी चेक कर लो जी। कैल्शियम का एटॉमिक मास हमें याद होगा जी 40। बेरियम का हुआ करता है 137।
137 plus 40, it becomes 177 divided by 2, 88.5. अब स्ट्रॉन्शियम का एग्जैक्ट 88.5 तो नहीं है, वो 88 है जी, बट फिर से ये भी एक क्या है, ट्रायड है। इसमें फिर से स्ट्रॉन्शियम जो एक मिडल एलिमेंट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का ऑलमोस्ट एवरेज है। तो दिस वाज कॉल्ड एज व्हाट, डॉबरनेयर ट्रायड्स, बट वेरी फ्यू ट्रायड्स वर फॉर्म्ड, सो दिस वाज डिस्कार्डेड। क्या हुआ था जी, very few such triads were possible, ज्यादा ट्रायड्स पॉसिबल हो नहीं पाए। डॉबरनेयर ने स्टार्ट जरूर करा बट बहुत कम ट्रायड्स बना पाया, तो इसलिए ये वाला बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। 1829 में डॉबरनेयर ने ट्रायड्स दिए थे, देन 1862 में, ठीक है, एक फ्रेंच केमिस्ट थे जी, ये मिस्टर फ्रेंच थे जी, एक फ्रेंच केमिस्ट, क्या नाम है उनका जी, डे कॉनकॉटियोस। डे कॉनकॉटियोस ने अपना एक हेलिक्स बनाया था। क्या था, ये ज्यादातर बुक्स में ना स्किप कर देते हैं, इसकी ज्यादा डिस्कशन करते ही नहीं। एनसीईआरटी ने इसका नाम लिखा है बट अगेन डिटेल नहीं बताई, तो हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ एग्जैक्टली है क्या। डे कॉनकॉटियोस एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने एक हेलिक्स बनाया। हेलिक्स क्या, ये एक ऐसे सिलेंडर लिया, बताता हूँ क्या किया। एलिमेंट्स were arranged according to increasing atomic masses, ठीक है जी, एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस या वेट्स ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है जी, ऑन द outer surface of cylinder, on the outer surface of cylinder at a particular angle. Then elements with similar properties, ठीक है जी, then elements with similar properties were observed to lie on vertical lines। ऐसा हुआ जी, देखना जरा क्या हुआ। उसने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, जैसे मैंने सिलेंडर ले रखा है, सिलेंडर की सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, अरेंज कर दिया, जैसे मैंने कर दिया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे एलिमेंट्स अरेंज कर दिया। फिर घूम के फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम अरेंज कर दिया। तो उसने क्या नोटिस किया, जब ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पे, ध्यान से देखो जी, ये लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, इन लाइनों के ऊपर आउटर सिलेंडर पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में। फिर क्या देखता, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, फिर देखना जरा, अब वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, तो कहता कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वो इस सिलेंडर के ऊपर एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई करने लग गए। जैसे लिथियम के नीचे सोडियम आ गया, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ गया, तो इस तरह से एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होनी शुरू हो गई। इस सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट का नाम एक और भी होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेल्यूरिक हेलिक्स। क्या बोलते हैं जी, टेल्यूरिक हेलिक्स और स्क्रू, इसका नाम है जी टेल्यूरिक हेलिक्स और स्क्रू। इसके अंदर सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट के ऊपर ऐसे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करा गया, ठीक है जी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया बिकॉज इट वाज नॉट इजी टू रेसिप्रोकेट। अब हर बार उस सिलेंडर को लेके जाने से रहे और फिर उसके ऊपर एंगल पे लाइन ड्रॉ करने से रहे, सो इट वाज नॉट मच पॉपुलर, इसीलिए नॉर्मली बुक्स के अंदर इसको स्किप कर देते हैं। बट फिर भी हमारी नॉलेज के लिए वी शुड नो अबाउट दिस। ये भी एक अटेम्प्ट था, जब हम सारे अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड नो दिस वाज आल्सो द अटेम्प्ट। सबसे पहले मेटल्स नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया था लेवोसियर ने, फिर डॉब्रेनियर ने ट्रायड्स बनाए थे, फिर डी कॉनकॉटियोस ने अपना एक हेलिक्स दिया, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर आगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के ऊपर जी, फिर किस पे आगे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स।
न्यूलैंड्स ऑक्टेव में आपको याद होगा तो सुना हुआ है जी आपने, न्यूलैंड्स ऑक्टेव में क्या हुआ था, इसमें क्या किया गया, ऑन अरेंजिंग elements in increasing atomic weights, increasing atomic weights, comma, every eighth element. कौन सा एलिमेंट, every eighth element, every eighth element have similar properties. Every eighth element had similar properties. अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में अरेंज किया जाए तो एवरी एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला आता है. दिस वाज बिफोर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस. जब न्यूलैंड ने अपना ये लॉ दिया था, ठीक है, इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं जी. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. मैं ऐसे कहा करता हूं, जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, वो बड़े ही म्यूजिकल थे, बड़े ही म्यूजिक पसंद इंसान थे. वो कैसे, वो ऐसे कि जिस तरह से म्यूजिक के अंदर क्या होती है, सरगम होती है, हिंदी में बोलते हैं ना सरगम, तो सुर लगाओ, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए. फिर 8वां फिर से क्या है, सा. तो हर 7 के बाद जो 8वां आता है, दैट इज बेसिकली रिपीटिशन. तो every eighth musical note is a repetition. Similar to that, every eighth element had similar properties. उन्होंने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ लिंक कर दिया, ठीक है ना. दिस इज सिमिलर टू व्हाट, म्यूजिकल नोट्स, जिसको हिंदी में हम सरगम बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर उनको म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं. उन म्यूजिकल नोट्स की तरह ऐसा बोल दिया कि ऐसा होता है. On arranging elements in increasing atomic weights, every eighth element, 7 छोड़ के 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होएगा, एक जैसा. इसको बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. बट इसकी भी अपनी प्रॉब्लम थी. क्या, दिस वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम एटॉमिक वेट 40. ये सिर्फ कैल्शियम तक ही चल पाया, उसके बाद चल ही नहीं पाया, तो इसको भी हमें छोड़ना पड़ा. सी व्हाट वी आर सीइंग इज कि हर साइंटिस्ट अपने लेवल पे कुछ अटेम्प्ट कर रहा है. थोड़ी देर के लिए वो अटेम्प्ट सब्सटेंशिएट होता है, लोग मानते हैं, बट उसमें फिर कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, फिर उसको छोड़ना पड़ता है. तो ये हमारे अटेम्प्ट्स हैं जी. मेटल्स नॉन मेटल्स तो आज भी चल रहे हैं जी, बट वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसमें हमें उतना सिंप्लीफाई करने को नहीं मिलेगा क्लास स्टडी को, हमें और क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी. तो डॉबरनेर ने ट्रायड्स बनाए. अब एक नोटिस करो, ये चारों अटेम्प्ट्स आजकल नहीं चलती, लेकिन इन चारों में सीक्वेंस में देखना, मैंने ऑब्जर्व किया, इन चारों में कोई ना कोई एक एडवांसमेंट हुई है जो आगे काम आई है. जैसे सबसे पहले लेवोसियर ने तो हमें सिखाया कि आप ऐसे करके एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो. बिल्कुल सही. लेकिन इस कैटेगरी के अंदर कहीं भी एटॉमिक वेट की तो बात नहीं हुई ना, तो इसने सिर्फ क्लासिफिकेशन शुरू करी. तो पहला. दूसरा क्या, डॉबरनेयर. डॉबरनेयर ने सबसे पहली बार एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स को क्या करना शुरू कर दिया, बेस बनाना शुरू कर दिया. तो डॉबरनेयर हालांकि चला गया, बट वो थोड़ा सा इनिशिएट कर गया कि एटॉमिक मासेस की तरफ देखो. फिर आए जी डी कॉनकॉर्डियास. उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स का फंडा ले आए. कह रहे भी चलो जो भी है एटॉमिक वेट्स को ही देखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं जी. फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के बाद न्यूलैंड ने क्या किया, उसने कहा जी कुछ सीक्वेंस, कुछ इंटरवल के बाद रिपीटिशन होती है जी. मतलब कहीं ना कहीं जो ये चीज है, मैं क्या कह सकता हूं जी, रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज, है ना जी, रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन इंटरवल. उसने वो इंटरवल 8th एलिमेंट का माना था, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि जरूरी नहीं होता, बट फिर भी कुछ उसने शुरू तो किया कि सर्टेन इंटरवल के बाद कुछ रिपीटिशन होगी. इसी को बेटा पीरियोडिसिटी बोलते हैं. आगे से ये वर्ड
याद रखना जी, क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी वर्ड का मतलब होता है रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। समझ रहे हो जी? तो ये हमारी जेनेसिस यानी हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स की पहली 4 बेसिक अटेम्प्ट्स हमने डिस्कस कर ली जी। क्या क्या? लेवोसियर का मेटल नॉन मेटल, डॉबरनेयर ट्रायड्स, देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स टेल्यूरिक हेलिक्स एंड देन टॉकिंग ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। और मोर और लेस ये सारी एटॉमिक मासेस पे ही बेस्ड हैं और धीरे धीरे आने के बाद इनको मैं डिस्कार्ड करना पड़ा क्योंकि इनकी अपनी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन थी, है ना जी। चलो इतना पूरा कर लो जी। इसके बाद आई विल कंटिन्यू विद द फर्दर हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स एंड देन आई विल कम टू मॉडर्न टेबल। फटाफट से बेटा इसको लिख लो जी जिसका रह गया। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स, है ना जी। क्या थी जी? हमने बेटा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तक कर लिया था। वी रीच द ईयर 1865। 1865 के बाद इन द 18 year of 1869 there were two very important advancements taking place related to periodic table. ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट का काम पैरेलल चला था, लॉदरमेयर का भी और मेंडलीव का भी। लेकिन पॉपुलर ज्यादा मेंडलीव का हुआ, लॉदरमेयर का हुआ नहीं। बट फिर भी हमारी नॉलेज के लिए ये दोनों 1869 के अंदर सेम ईयर में अटेम्प्ट्स आए थे। आपको एक और चीज बताऊं, लॉदरमेयर और मेंडलीव दोनों एज अ स्टूडेंट, जब अपने टाइम पे वो स्टूडेंट थे तो उन दोनों के गाइड भी सेम थे। उन्होंने जिससे स्टडी करी है वो सेम थे, बट दोनों को पता नहीं था, मतलब अलग अलग थोड़ा बहुत आगे पीछे ईयर्स का डिफरेंस रहा होगा। तो एक जो लॉदरमेयर थे वो थोड़े पढ़े थे, वो थोड़े पढ़ के पहले चले गए, फिर उन्हीं टीचर्स के पास किसने पढ़ाई करी हुई है? मेंडलीव ने। लेकिन जब उन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी रिसर्च करी तो बाय चांस दोनों के कंक्लूजन सेम ईयर में आए, 1869 में। लेकिन ये उस टाइम पे अलग अलग कंट्रीज में रहते थे। आपकी नॉलेज के लिए, जो लॉदरमेयर थे ही वाज आल्सो जर्मन, और जो मेंडलीव थे ही वाज रशियन। पढ़ाई उन्होंने एक पर्टिकुलर टीचर से करी, एक किसी कंट्री के अंदर जाके, लेकिन अल्टीमेटली दे सेटल्ड इनटू द रिसर्च इन देयर ओन रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो एक दूसरे के बारे में वो ज्यादा जानते नहीं थे, बट बाय चांस सेम ईयर 1869 के अंदर ही दोनों ने अपने अपने रिसर्च कंक्लूजन्स पब्लिश करने की कोशिश करी। मेंडलीव का जो कंक्लूजन था वो पब्लिश हो गया, पब्लिश होके बहुत पॉपुलर हो गया। लॉदरमेयर का इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। बट था क्या, बता देते हैं जी। लॉदरमेयर ने एक ग्राफ बनाया था जिसको बोलते हैं जी लॉदरमेयर्स कर्व। इट इज अ ग्राफ, ये जो कर्व है एक ग्राफ है। इट इज बेसिकली ग्राफ बिटवीन व्हाट? इट इज ग्राफ बिटवीन atomic volume versus atomic weight। लॉदरमेयर ने ये ग्राफ बनाया, कहा जी एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का एक ग्राफ बनाओ। उसके लिए एटॉमिक वेट पता है, अब एटॉमिक वेट को यूज करके एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट करी पहले उसने। कैसे? उसने जिस चीज की एटॉमिक वॉल्यूम को प्लॉट करना था उसको सॉलिडिफाई किया, सॉलिड स्टेट में उसकी प्रैक्टिकली डेंसिटी मेजर करी, फिर एटॉमिक वेट डिवाइड बाय डेंसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम ऊपर लेगा डेंसिटी नीचे आ गई। तो एटॉमिक वेट पता है, डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट पता है, तो जो एटॉमिक वॉल्यूम आएगी वो ऑटोमेटिकली सॉलिड स्टेट वाली एटॉमिक वॉल्यूम आएगी, क्योंकि डेंसिटी सॉलिड स्टेट की यूज करिए। तो वाई एक्सिस पे उसने प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम, एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया एटॉमिक वेट, और कुछ इस तरह का जिगजैग ग्राफ आ गया। देख रहे हो, साइन वेव कॉस वेव की तरह कुछ इस तरह से जिगजैग ग्राफ आ गया, ऐसा ग्राफ आ गया। इस ग्राफ को देख के और कुछ पता हो चाहे ना पता हो, एक चीज आपको नजर आई, इस ग्राफ के अंदर पीरियोडिसिटी है। मैंने अभी सिखाया था ना पीरियोडिसिटी क्या होता है? रिपीटिशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। एक जैसे अरेंजमेंट का रिपीट होना थोड़ी थोड़ी देर के बाद, उसी को हम बोलते हैं क्या? पीरियोडिसिटी। तो दिख रही है ना पीरियोडिसिटी? तो ठीक है जी, इसको बोलते हैं लॉदरमेयर्स कर्व। इस ग्राफ के अंदर अगर आप नोटिस करो तो जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं वो किसकी प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी हो रही है? मतलब अगर आप ध्यान से करो, ये पीक पॉइंट्स हैं, Li, Na, K, Rb। अरे ये तो हमें पता है, एल्कली मेटल्स होते हैं, है ना? यू हैव हर्ड ऑफ देम,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम आर ऑल कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। अगर मैं इन ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं तो पीक पॉइंट्स के ऊपर कौन से मेटल्स हैं? एल्कली मेटल्स। पीक पॉइंट का मतलब उनकी वॉल्यूम्स जो हैं काफी हायर साइड पे हैं, है ना जी। तो एटॉमिक वॉल्यूम के टर्म्स में रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को स्टडी करा किसने? लॉदमेयर ने। और आपको पता है एटॉमिक वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी है या एक केमिकल प्रॉपर्टी है? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। सो ऐसे कहा जाता है कि दिस ग्राफ, दिस कर्व, this method mainly emphasizes periodicity in physical properties like atomic volume. एटॉमिक वॉल्यूम जो थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, उसकी पीरियोडिसिटी के ऊपर फोकस करा किसने? लॉदमेयर ने। और फिर इस ग्राफ के अंदर से हमें जो नजर आ रहा है निकल के, वो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कुछ कंक्लूजन्स। देखना जी, इस ग्राफ के बेसिस के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स चेक करो। क्या इस ग्राफ में पीक पॉइंट्स पे कौन है जी? पीक पॉइंट्स पे हैं हमारे एल्कली मेटल्स। इस ग्राफ के अंदर पीक पॉइंट्स पे कौन है? एल्कली मेटल्स। इसी तरह से अगर मैं ध्यान से देखूं, ये पीक से नीचे आया, ये बेरिलियम आ गया, पीक से नीचे आया, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम, ऑल दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको क्या बोलते होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अभी हम आगे डिटेल में लिखेंगे भी, बट अभी के लिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये कौन से पोर्शन पे? ये पीक तो नहीं है, कैन आई से दिस इज डिसेंडिंग पोर्शन। जब पीक के बाद नीचे आ रहे थे तब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आए, तो कैन आई से डिसेंडिंग पॉइंट्स। जो डिसेंडिंग पॉइंट्स थे वो क्या थे? हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और भी बता सकता हूं? यस, और भी बता सकता हूं। चेक करना जरा, मैं बताता हूं जी कौन से वाला। ये चेक करो, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, ये असेंडिंग पे हैं। इनको नॉर्मली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम हेलोजेंस बोलते हैं। सो आई कैन से दिस आल्सो, जो असेंडिंग पॉइंट्स थे ना, जो असेंडिंग पॉइंट्स थे वो क्या थे जी? हेलोजेंस। कई बार डायरेक्टली ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, डिसेंडिंग पॉइंट्स पे क्या है, पीक पे क्या है, सो वी शुड नो। ये देख रहे हो, वनेडियम से जिंक तक ये सर्कल मारा मैंने, बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। ये सारा ये जो यू शेप वैली सी बनी है, वैली इज द बॉटम ऑफ द ग्राफ। अगर ये पीक है तो ये बॉटम्स है, बॉटम पोजीशंस, यानी पीक वाले हाई होते हैं, बॉटम वाले लो होते हैं। सो मिनिमम एटॉमिक वॉल्यूम्स किसकी होगी? ये वाले जो मेटल्स होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। सो ये भी बता देते हैं जी, मिनिमम वॉल्यूम्स, दैट इज बॉटम पॉइंट्स, वो थे जी ट्रांजिशन मेटल्स। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन 4 पे फोकस करा। क्या? कंक्लूजन्स पे। चेक कर सकते हो जी, कंक्लूजन्स में हमने फोकस करा ये 4 पे जी। पीक पॉइंट्स पे कौन है? एल्कली मेटल्स। डिसेंडिंग पार्ट्स पे कौन है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। असेंडिंग पॉइंट्स पे कौन है? हेलोजेंस। बॉटम पॉइंट्स पे कौन है? ट्रांजिशन मेटल्स। तो इस तरह से ये लॉदमेयर्स कर्व का कंक्लूजन है जी। और लॉदमेयर्स कर्व प्लॉट किसको करता है? मेन फोकस किस पे रखता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है जी। सो दिस वाज लॉदमेयर्स कर्व, बट also again I told you earlier this was not much popular because इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है। रेसिप्रोकेट, जैसे हमने टेलुरिक हेलिक्स को कंटिन्यू करना मुश्किल समझा, वैसे ही लॉदमेयर्स के ग्राफ को भी कंटिन्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट है। चलो खैर, इसी पैरेलल में मेंडलीव ने भी अपना काम करा जो काफी पॉपुलर होगा। वो काम क्या था? मेंडलीव ने अपना एक टेबल बनाया। अभी तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए, प्रॉपर टेबल किसी ने नहीं बनाया था, अब बनना शुरू हुआ। किसने बनाया? मेंडलीव ने। मेंडलीव का जो टेबल था, दैट इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले तो बोलते हैं जी, बेस्ड ऑन मेंडलीव लॉ। क्या जी? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव लॉ के ऊपर बेस्ड है। वो क्या होता है जी? इट सेज दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses, atomic weights और atomic masses एक ही बात है। बहुत बार बोल चुका हूं, केमिस्ट्री में वेट बोलो या मास बोलो, बात एक ही होती है जी। तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है, ये सबने क्लास 10th के अंदर पढ़ी हुई है जी, इस स्टेटमेंट को कहा जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है मेंडलीव का टेबल। तो थोड़ा सा मेंडलीव के टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं जी। क्या किया गया था? एलिमेंट्स अरेंज्ड according to increasing atomic masses and elements with similar properties were placed together in same vertical column, that is group। तो क्या कहा गया जी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करो और उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले सेम ग्रुप के अंदर आने चाहिए। ठीक है, ग्रुप किसको बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम को। वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप। एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर आने चाहिए। ये मेंडलीव टेबल की फॉर्मेशन का लॉजिक था। इसके बेसिस के ऊपर उसने अपना एक टेबल बनाया। क्लियर है जी बात? जब मेंडलीव ने टेबल दिया था उस टाइम पे, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए अगेन, अराउंड 63 एलिमेंट्स वर नोन। अराउंड 63 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे जी। कब? जब मेंडलीव ने अपना टेबल दिया था। नोबल गैसेस अभी भी डिस्कवर नहीं हुई थी 1869 के अंदर जब ये टेबल आया था। फिर इस टेबल के अंदर इस लॉजिक से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। जब इस लॉजिक से अरेंज किया गया तो क्या किया गया? ऐसे बताया गया, हमने बोला वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है जी, ऐसे बोला गया जी। उसने 7 पीरियड्स रखे, दैट इज हॉरिजॉन्टल रोज। जब भी टेबल बनाते हो तो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उनको उसने बोल दिया पीरियड। 7 पीरियड्स थे और 1 to 8 उस टाइम रोमन न्यूमरल्स चलती थी। 1 to 8 क्या थे? वर्टिकल कॉलम्स, दैट इज ग्रुप्स। 1 to 8 ग्रुप्स। 1 to 8 ग्रुप्स थे जी, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है जी, और इसमें से भी आउट ऑफ देम, इनमें से आउट ऑफ these 1 to 7 have subdivision of A and B। थोड़ा सा मेंडलीव टेबल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। उसने कहा जी 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 7 पीरियड थे और 1 to 8 ग्रुप थे, लेकिन 1 to 8 में से 1 से लेके 7 तक जो थे वो 1A 1B 2A 2B इस तरह से सब डिविजन थी। 8th की सब डिविजन नहीं थी। नॉलेज के लिए, नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटर and placed as separate group called zero group। नोबल गैसेस के ग्रुप का नाम रखा गया था क्या? जीरो ग्रुप। वो बाद में डिस्कवर हुई थी। जब इनिशियली टेबल बना था तब नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। इनिशियली सिर्फ 63 एलिमेंट्स के आसपास नोन थे, उनको 7 पीरियड्स 8 ग्रुप्स में अरेंज किया गया था। 8 ग्रुप्स में भी सब डिविजन थी 1 से लेकर 7 तक। बाद में नोबल गैसेस आई थी
नोबल गैसेस को लेटर जीरो ग्रुप में डाल दिया गया था। इस तरह से हुआ था। हमने कहा जी एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इस सिमिलर प्रॉपर्टी में फोकस किस पे है जी? सिमिलर प्रॉपर्टीज मेनली सेम वैलेंसी। तो जो मेन फोकस था प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी का, वो था जी वैलेंसी के ऊपर। हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म वैलेंसी? वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी, सुना होगा जी। कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट से और जुड़ सकता है उसको उसकी वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो जो मेंडलीव का टेबल था वो वैलेंसी पे बेस्ड था, और जो लॉदरमेयर का कर्व था वो एटॉमिक वॉल्यूम पे बेस्ड था। एटॉमिक वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वैलेंसी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो कई बार ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया करते हैं क्या, कि हालांकि मेंडलीव का टेबल एंड लॉदरमेयर का कर्व ऑलमोस्ट सेम ईयर में आए, फिर भी उन्होंने डिफरेंस क्या है? लॉदरमेयर मेनली फोकस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेंडलीव फोकस्ड मेनली ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने अपना बेसिस एटॉमिक वॉल्यूम को बनाया, इसने अपना बेसिस अपनी एलिमेंट्स की वैलेंसी को बनाया। क्लियर हो रही है जी बात यहां तक? सो मेंडलीव का लॉ था, फिर उसने टेबल बनाया, टेबल में ये पीरियड्स ये ग्रुप्स थे, ये नाम रखे, नोबल गैसेस बाद में आई, मेन फोकस वैलेंसी पे था। इतना बता दिया जी। हम इसका टेबल नहीं बना रहे, टेबल बहुत बड़ा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब मॉडर्न टेबल बनाऊंगा उसी में थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि मेंडलीव टेबल का 1 2 3 4 रोमन न्यूमरल्स वाला ग्रुप कौन सा था। अभी मैं मेंडलीव का टेबल नहीं बनाने वाला। क्लियर है जी बात? हाँ, बट मेंडलीव का टेबल बना था। हाँ, मेंडलीव का टेबल तो नहीं बनाते, मेंडलीव टेबल के कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस थे, वो भी आपने क्लास 10th के अंदर कवर करे हुए हैं जी। वो डिस्कस करते हैं एक बार फटाफट से, है ना जी। हमने मेंडलीव टेबल का बैक आइडिया बता दिया क्या है। ये लॉ था, इस लॉजिक से बनाया गया था, ठीक है जी। इतने पीरियड इतने ग्रुप्स थे और जीरो ग्रुप बाद में आया था, वैलेंसी पे फोकस था, ये कर लिया जी। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस की। चलो जी, पहले डिस्कस करते हैं बेटा एडवांटेजेस। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या थी मेंडलीव के टेबल की? सबसे पहला आपने सुना होगा जी, उसने क्या करा, मैनी एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है जी, मैनी एम्प्टी स्पेसेस वर लेफ्ट इन टेबल फॉर undiscovered elements, for undiscovered elements which were later discovered, which were discovered later, which were discovered later as expected by table। इस टेबल की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स और होने चाहिए थे जो उस टाइम अनडिस्कवर्ड थे, वो डिस्कवर हो गए। बहुत बड़ी एडवांटेज है जी, चीज है ही नहीं फिर भी आपने उसकी जगह छोड़ रखी है। कितना कॉन्फिडेंस चाहिए आपको ऐसा करने के लिए? अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब एक्सपेरिमेंट करते करते बोल रहे हो जी मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे खाली जगह आएगी, कुछ और आना है यहाँ पे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी, और जो उसने प्रोडिक्शन करी थी कि कुछ यहाँ पे आएगा, वो आ भी गया जी। एग्जाम्पल है इसका जी, एग्जाम्पल, ठीक है। क्या था जी? एल्यूमिनियम के नीचे एका एल्यूमिनियम, ठीक है जी, एका एल्यूमिनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? गैलियम, ठीक है जी। एका एल्यूमिनियम, एका का मतलब होता है लाइक, एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ी गई थी एका एल्यूमिनियम के लिए, जिसको बाद में नाम दिया गया क्या? गैलियम, ठीक है जी। और कौन डिस्कवर हुआ था? देखो जी, एका सिलिकॉन, ठीक है जी, एका सिलिकॉन इज जर्मेनियम। सो ये वो दो एलिमेंट्स हैं जिनकी स्पेसेस छोड़ी गई थी और जो बाद में डिस्कवर करे गए थे। सो एडवांटेज बहुत बड़ी होगी जी। ओके जी, सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसी से, मैनी प्रॉपर्टीज of known and unknown elements were predicted
मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ नोन एंड अननोन एलिमेंट्स वर प्रेडिक्टेड। एक तो ये प्रेडिक्ट करा कि एलिमेंट होगा, फिर ये प्रेडिक्ट करा कि जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। मतलब कहने को मैं एक पॉइंट बोल सकता हूं जी कि हमने एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोडिक्ट करा, बट हमने जान के उसको 2 पॉइंट्स बना दिया। एनसीईआरटी ने भी ऐसे किया हुआ है। सो वी गोइंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहले बताया कि एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी, एलिमेंट डिस्कवर हुए, फिर उन अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रोडिक्ट कर दी। प्रॉपर्टीज वर प्रेडिक्टेड विच वर ट्रू। ठीक है जी, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ नोन एंड अननोन एलिमेंट्स वर प्रेडिक्टेड, ठीक है, विच वर ट्रू। जो बाद में पता चला क्या हो गया जी, ट्रू है जी। सो ये भी बहुत बड़ी एडवांटेज है जी, प्रोडिक्शन करने लग गया जी, ज्योतिषी वाला काम कर दिया टेबल ने जी कि ऐसा होगा। सो बहुत बड़ी एडवांटेज होगी जी। थर्ड एडवांटेज, फ्यू एटॉमिक मासेस गॉट करेक्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल, फ्यू एटॉमिक मासेस गॉट करेक्टेड। एग्जाम्पल है जी, बेरिलियम was earlier used with atomic weight 13.5. It was corrected to atomic weight 9 atomic weight 9 based on its valency of 2। पहले उसकी वैलेंसी को गलत मानते थे जी, तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 यूज करते थे जो गलत था। करेक्टेड टू कितना हो गया जी, एटॉमिक वेट 9। तो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के अंदर करेक्शन होगी बेस्ड ऑन दिस टेबल, बेस्ड ऑन द वैलेंसी। तो ये 3 मेन एडवांटेजेस बोली जाती हैं जी किसकी, मेंडलीव के टेबल की। इसी तरह से कुछ इसकी लिमिटेशंस कह लो, डिसएडवांटेजेस कह लो, ड्रॉबैक्स कह लो, वो भी हैं जी, वो भी बात कर लेते हैं। वो क्या है जी, इधर रब कर देता हूं अब्दुल उधर में। लो जी, अगर मैं इसकी लिमिटेशंस बोल दूं, लिमिटेशंस आप नोटिस कर रहे हो बेटा, जितनी भी हमने अटेम्प्ट्स करी उनमें सबसे ज्यादा स्पेस और सबसे ज्यादा टाइम हम किसको दे रहे हैं, मेंडलीव टेबल, क्योंकि अर्लियर अटेम्प्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट है ही मेंडलीव टेबल। लिमिटेशंस की बात करें, ओके, सबसे पहला लिमिटेशन, ठीक है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर of atomic weight was not followed strictly। बड़ी बार ऐसा हुआ कि उसने एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज ही नहीं करा, जबकि उसने शुरू में कहा था कि मैं अपने टेबल को बनाते टाइम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज करूंगा और फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक ग्रुप में रखूंगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि उसने क्या करा, उसने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो ही नहीं किया। एग्जाम्पल एक है जी, आर्गन एंड पोटेशियम। ठीक है जी, ऐसे बोलते हैं, आर्गन एटॉमिक मास 40 प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम एटॉमिक मास 39। तो एक तो ये गड़बड़ होगी जी, पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। ऐसा ही एक और है जी, टेलुरियम atomic mass 127.6 placed before iodine atomic mass 126.9, जिसको हम नॉर्मली 127 बोलते हैं। तो इस तरह से उसने कई जगहों पे एटॉमिक मास के ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा। तो ये एक तरह से उसने अपने ही टेबल बनाने के पीछे का जो लॉजिक था उसको फॉलो नहीं करा, तो एक तरह से उसकी लिमिटेशन है जी, सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट है जी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, वो क्या, आइसोटोप्स ऑल्दो हैव डिफरेंट atomic masses, still placed together as same properties, as similar properties। हालांकि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास अलग है,
तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ के टेबल के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज सॉरी उनकी पोजीशन इन मेंडलीफ टेबल शुड बी डिफरेंट, बिकॉज मेंडलीफ टेबल तो बेस्ड ही एटॉमिक मास पे है और आइसोटोप्स का डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक मासेस। बट फिर भी उनको स्टिल हम कहते क्या है जी, प्रॉपर्टीज तो उनकी सेम ही होती है ना जी। सो कहीं ना कहीं लॉजिक बिहाइंड मेंडलीफ टेबल फिट नहीं बैठ रहा किसमें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के अंदर। क्लियर है जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी उसका क्या था, लिमिटेशन था जी। और बोल दो जी कोई लिमिटेशन। हाँ जी ठीक है जी। और लिमिटेशन ये जो हमने यहाँ बोला था कि भी मेंडलीफ के टेबल के अंदर उसने सब डिविजन्स करी थी ग्रुप ए और ग्रुप बी में, है ना जी। लेट्स से एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप but different subgroups like 1a and 1b had 1a and 1b does not have much similarities। हाँ उनकी वैलेंसी सेम है, 1a 1b की वैलेंसी सेम होगी लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है। ये भी लिमिटेशन है किसकी, मेंडलीफ टेबल। दोबारा ग्रुप 1a 1b कौन आता है, मैं आपको हिंट देता हूं वहां से पता चलेगा जी। ग्रुप 1a के अंदर एलिमेंट आता है, ग्रुप 1a के अंदर आते हैं सोडियम पोटेशियम। ग्रुप 1b में कौन आते हैं, CuAg। अब कहता है जी सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है, कॉपर सिल्वर की वैलेंसी भी 1 है। क्योंकि उनकी वैलेंसी 1 है तो दे वर प्लेस्ड टुगेदर इन ग्रुप 1। बट ये 1a का पार्ट है, ये 1b का पार्ट है, इनकी कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है ही नहीं, तो ये भी लिमिटेशन है। ये ऐसा भी नहीं है कि जो सेम ग्रुप के अंदर है उनकी प्रॉपर्टीज में हर बार ही सिमिलरिटी होगी, तो ये भी गड़बड़ थी जी। तो ये होगी जी उसकी थर्ड लिमिटेशन। लो जी फोर्थ लिमिटेशन देख लो जी। फोर्थ लिमिटेशन बोलते होते हैं जी किसको जी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को, है ना। फोर्थ लिमिटेशन बोल दिया करते हैं किसको, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को। ना पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, ये तो लिमिटेशन बेटा मॉडर्न टेबल में भी है। दिस इज स्टिल लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न टेबल। मैंने अभी बता दिया ये लिमिटेशन तो मॉडर्न टेबल की भी है। हाइड्रोजन की पोजीशन नॉट क्लियर as H has properties similar to both कौन alkali metals as well as halogens। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्योंकि दोनों से सिमिलर है तो उसकी पोजीशन आज तक मॉडर्न टेबल में भी क्लियर नहीं मानी जाती। ये लिमिटेशन मेंडलीफ टेबल की भी थी। तो ये मेन मैंने कहने के लिए 4 आपको क्या बता दीजिए लिमिटेशंस किसकी, मेंडलीफ टेबल की जी। चलो करा के ये हमारी हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स जो मेन थी वो हमने कवर कर ली सारी। एक बार मैं सबके अगर नाम रिपीट कर दूं, सबसे पहले लेवोसियर मेटल्स नॉन मेटल्स, फिर डॉब्रेनियर ट्रायल्स, फिर उसके बाद क्या आया था टेल्यूरिक हेलिक्स, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर लॉदमेयर्स कर्व और 6वां है मेंडलीफ टेबल। अब फाइनली हमें आना है किस पे, मॉडर्न टेबल पे। तो दीज वर ऑल द अटेम्प्ट्स लीडिंग टू मॉडर्न टेबल। और आप नोटिस करो इन सारी अटेम्प्ट्स में मेन फोकस कहीं ना कहीं बार बार एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पे था। ये ना जो प्रॉपर्टी जिसे फोकस कर रहे थे एटॉमिक वेट एटॉमिक मास, शायद ये प्रॉपर्टी पे फोकस करना ही इतना टाइम लगा गया कि टेबल बना नहीं। अगर उन्होंने पहले ही एटॉमिक नंबर पे फोकस किया होता पहले ही टेबल बन जाता जी। एटॉमिक नंबर पे फोकस करके इसके बाद पहला टेबल बनाया गया और पहला ही टेबल मॉडर्न टेबल बन गया। अब एक छोटा सा डाउट आता है कि सर फिर पहले ही क्यों नहीं एटॉमिक नंबर दिमाग में आया। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज सेड टू बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। अरे भैया जब हम जिन ईयर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे 1869। आपको पता है
सेंचुरी में अप टू 1900 तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। अप टू 1900 समथिंग तो ये माना जाता था कि एटम इज इनडिविजिबल। तो भैया क्योंकि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं हुए तब तक एटॉमिक नंबर की पिक्चर ही नहीं आई, कोई स्टार्ट हुई बात। सो अभी तक सारी कहानी एटॉमिक वेट के आसपास चल रही थी, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज एटम वॉज द बेसिक यूनिट, इट इज नॉट फर्दर डिविजिबल, और एटम का ही वेट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होगा, उसी के बेसिस के ऊपर सारे के सारे अटेम्प्ट्स बेस थे। नाउ इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, वहां से आइडिया लगा कि नहीं नहीं, एटॉमिक मास छोड़ के एटॉमिक नंबर पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है जी। ठीक है जी, मैं रब कर रहा हूं सारा, वो बताता हूं जी कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे पता करा। लो जी, अब हम बात करते हैं जी कौन से ऐसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था, या कौन सा एक्सपेरिमेंट करा गया था जिससे एटॉमिक मास को छोड़ के फोकस एटॉमिक नंबर की तरफ शिफ्ट हुआ। उसको बोलते हैं जी मोजलेज एक्सरे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेंडलीव है, अभी इससे पहले जो हमने बोला कि जितने भी अटेम्प्ट्स मॉडर्न टेबल से पहले हुए उन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम किसको मानते हैं? मेंडलीव को। मेंडलीव का टेबल काफी देर तक चलता रहा है, 1869 से बना, 1869 से लेकर 1920-25 तक प्रॉपर उस टेबल को फॉलो किया गया, लेकिन फिर भी मेंडलीव को कभी नोबेल प्राइज फॉर पीरियोडिक टेबल नहीं मिला। ठीक है, ये मेंडलीव के साथ बेचारे के साथ धोखा कह लो या कह लो कि रिकग्निशन मिली, बट नोबेल प्राइज नहीं मिला। अल्टीमेटली फिर बाद में जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, जब एटॉमिक नंबर 101 डिस्कवर हुआ, तो उसका नाम रखा गया था मेंडलीवियम, बेस्ड ऑन साइंटिस्ट मेंडलीव, बट नोबेल प्राइज मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल के लिए नहीं मिला। ये एक एक्चुअल फैक्ट हो गया जी। मूविंग ऑन, मोजलेज का एक्सरे एक्सपेरिमेंट। ना मोजले के एक्सरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मोजले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्सरेज बनवाई अलग अलग एलिमेंट से। ठीक है, एक्सरेज, ठीक है जी, वर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंटल सोर्स, डिफरेंट एलिमेंट सोर्स। ठीक है, बनाई गई। कैसे बनाएगी अभी हम उसके पीछे नहीं जाते, एक्सरेज बना ली गई, और फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एक्सरेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज को नोट किया गया, मेजर किया गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज को बोल दिया गया न्यू। तो क्या नोटिस किया कि जब हम न्यू का स्क्वायर रूट करते हैं और उसको एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है जी, प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन square root of nu versus atomic number, square root of nu versus atomic number z gave a straight line curve। ठीक है जी, gave a straight line curve। ठीक है, और उससे फिर ऐसे बोल दिया जी, based on this equation, based on this equation, तो ये इक्वेशन बन गई जी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ बिटवीन व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कहा जाता है जो a, b है, दे आर कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट्स, एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट्स। such relation could not be formed, such relation could not be formed between nu and atomic mass. From here, Moseley concluded, from here it was concluded, from here it was concluded that
atomic number is more fundamental property for analysis of elements. तो यहां से एक्सपेरिमेंट से जो इक्वेशन बनी उससे कहा गया कि भाई आगे से एटॉमिक मास को यूज मत करना, किसको यूज करना, एटॉमिक नंबर। क्यों? कह रहा जो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट से, जो एक्सरेज एलिमेंट से निकली थी, उनकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक मास से तो रिलेशन में ही नहीं आती, एटॉमिक नंबर से आती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है तो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। तो शिफ्ट हो गया जी फोकस सारा एटॉमिक नंबर पे। फिर यहां से आ गया जी आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर यहां से बना दिया गया जी क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोल दो या मोजलेज लॉ बोल दो, ठीक है जी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोजलेज लॉ। क्या कहा गया, दी properties of elements, the properties of elements are periodic function। पढ़ो जी क्या लिखे, the properties of elements are periodic function of their atomic numbers, not atomic masses। जो मेंडलीव लॉ में फोकस था वो एटॉमिक मास पे था, जो मॉडर्न लॉ में फोकस आ गया वो किस पे आ गया जी, एटॉमिक नंबर पे। सिर्फ इतना सा शिफ्ट हुआ। सारी कहानी कह रहे हैं जी एटॉमिक मास की नहीं होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर की। और ऐसा ऐसी रात को किसी को सपना नहीं आया, ऐसे नहीं कि एक को सपना आया दूसरे ने मान दिया, नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, उससे कंक्लूजन निकाल के सारा का सारा एनालिसिस शिफ्ट करा है। एटॉमिक मास की जगह क्या यूज करो, एटॉमिक नंबर। बस फिर इसके बाद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज कर करके क्या बनाने शुरू कर दिए गए, पीरियोडिक टेबल्स बनाए गए। उसमें हमारा एक एंड में मेन टेबल बन गया जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां तक बात समझ आ रही है जी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सारी हिस्ट्री हमने कर ली थी आज। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लेटेस्ट टेबल तक पहुंचने से पहले जो जो चीजें हुई वो होगी। अच्छा, आज मैंने आपको एक फैक्चुअल बात बताई थी अभी पीछे कि मेंडलीव को नोबेल प्राइज फॉर मेंडलीव टेबल नहीं मिला। ऐसी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इतने सालों से देखो, सबसे पहले 1829 से डॉब्रिनर ने एटॉमिक मास पे काम करना शुरू किया था जब ट्रायड्स बनाए थे। फिर 1900s में आके मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया। मतलब पूरे 100 इयर्स तक लोग गलत जगह एनालिसिस करते रहे एटॉमिक वेट के ऊपर। 100 साल बाद जाके आफ्टर इवन 100 इयर्स हमारा एक्चुअल पॉइंट निकल के आया कि भैया एटॉमिक मास में ही गलती है, एटॉमिक नंबर को देखना था। इफ दैट इज द केस, ये किसने पता करा कि एटॉमिक नंबर देखना था, मोजले ने। अगेन मोजले से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट कहानी बता देता हूँ जी ताकि याद रहे। जो मोजले थे, he was a very young scientist at the time when he did this experiment, and at that time there was first world war going on in the world। उस टाइम पे मोजले was an English man, English chemist थे जी। जब उनको ये एक्सपेरिमेंट के लिए रिकॉग्निशन मिली, इस लॉ के लिए रिकॉग्निशन मिली, तब उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड से ऑफर आया कि आप यहाँ पे आके हमारे पास रिसर्च कंटिन्यू कीजिए। बट मोजले बीइंग अ वेरी ट्रू नेशनलिस्ट, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग हिज रिसर्च, लेफ्ट द रिसर्च एंड वेंट फॉर फाइटिंग इन द वॉर, एंड देयर ही वाज किल्ड बाय सम अदर आर्मी। टर्किश आर्मी ने उनको मार दिया था, किसी टर्किश स्नाइपर ने गोली से उनको मार दिया था। तो बहुत ही यंग एज में मोजले की डेथ हो गई थी। तो वैसे उस टाइम से पॉपुलर है, कहा जाता है कि अगर मोजले जिंदा होते तो पता नहीं कितनी रिसर्च करते और पक्का वो नोबेल प्राइज जीतते। मोजले को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, बट चलो जस्ट एन आइडिया, ठीक है जी। सो अभी तक जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स थी मॉडर्न टेबल तक पहुंचने की वो हो गई। और जो मॉडर्न टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स, नॉट
एटॉमिक मासेस। मॉडर्न टेबल एग्जैक्टली क्या है वो हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। हालांकि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक आइडिया है, बट उसको हम अच्छे से करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे वाज जस्ट द बिगिनिंग क्लास ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर होमवर्क भी मिलेगा और हम अच्छे से और चीजों को, नई नई चीजों को सीखेंगे भी। तो आज का होमवर्क, जस्ट डू रिवाइज वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, है ना। अगर पिछली चीजों को देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, उसी से नई चीज के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सो अर्लियर अटेम्प्ट्स के पीछे के लॉजिक्स को अच्छे से समझो, और एमसीक्यूज में डायरेक्टली फैक्चुअल चीजें कुछ भी पूछी जा सकती हैं, तो सारे फैक्ट्स को साथ साथ लर्न करो बेटा। ठीक है जी। सो लेट अस स्टॉप फॉर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल in the next class.